गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। सोशल साइंस में हमारा लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 27 आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, हमारा जीवन और पर्यावरण। हम यह चैप्टर में द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग ऑन एनवायरनमेंट, कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रमुख अव्यय कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, वेस्ट, उद्योगों से निकलने वाले प्रमुख अवशिष्ट कौन कौन से हैं, वे टू एडमिनिस्टर इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंध की विधियां कौन कौन सी हैं, पर्यावरण सहयोगी प्रौद्योगिकी क्या है, प्रमुख राष्ट्र एवं क्षेत्रीय पर्यावरण मुद्दे कौन कौन से हैं, वह हम यह सभी इस लेसन में देखेंगे। Man has been interacting with nature since ancient time. In earlier time, man's needs were limited, therefore he used natural resources like water, land, air, vegetation very judiciously. अर्थात कि जो प्राचीन काल से मानव और प्रकृति का गहरा संबंध है। प्रारंभ में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, अतः वो प्रकृति द्वारा की गई विरासतों जैसे कि जल, भूमि, वायु, पौधे आदि का उचित प्रयोग करता था। औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके जीवन ही नहीं बल्कि समस्त जीवधारियों का जीवन संकट कर रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके विकास के उचित तरीके अपनाकर पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण को कम कर सकता है, जैसे कि द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग ऑन एनवायरनमेंट, कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कृषि है वह विश्व की जनसंख्या की अन्नपूर्णा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ प्लगिंग, ग्रोविंग क्रॉप्स, रीपिंग, कैटल रियरिंग etc. कृषि में भूमि की जुताई, फसल उगाना, काटना, पशुपालन आदि सम्मिलित है। आधुनिक कृषि परंपरागत कृषि से बिल्कुल भिन्न है। पारंपरिक कृषि मानवीय तथा पशु श्रम पर आधारित थी, जबकि आधुनिक कृषि अत्यंत यांत्रिक हो चुकी है। द मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, वेयर मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज बिकम हाईली मशीनाइज्ड, अर्थात वह पूरी मशीनों पर डिपेंडेंट है। मैनी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रैक्टिस आर नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली, अर्थात कि जो कृषि संबंधी कई गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। कुछ गतिविधियां पर्यावरण को प्रत्यक्ष तथा कुछ परोक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीजिंग डे बाय डे इन ऑर्डर टू इनहेंस द प्रोडक्शन। आधुनिक कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है, लेकिन पर्यावरण पर यह हानिकारक प्रभाव डालते हैं। सामान्यतः खेत में डाले गए कुल रासायनिक उर्वरक का 60% अंश ही पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। अवशेष जो उर्वरक जो मिट्टी में रह जाते हैं कई तरह के प्रभाव डालते हैं, जैसे वर्षा के जल के साथ प्रभावित होकर खेतों के निकट स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं। वहां ये जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी में रिसकर भूजल को भी प्रदूषित कर देते हैं। प्रत्येक वर्ष कृषकों को पौधों के विभिन्न रोगों, कीड़ों आदि से जूझना पड़ता है। नॉर्मली ओनली 60% द टोटल केमिकल फर्टिलाइज आर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट। ठीक है, एवरी ईयर फार्मर हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द पेस्ट, इंसेक्ट एंड डिसीज, मतलब कि प्रत्येक वर्ष कृषि को पौधे के विभिन्न रोगों और कीड़ों से जूझना पड़ता है। फार्मर यूज वेरियस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिसीज। जो फसलों को रोगों तथा कीड़ों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशकों व रोगनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। इनका निरंतर प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता के लिए घातक हो जाते हैं और साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल इफेक्ट आता है। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। पशुपालन कृषि की वह एक शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध रखता है।
पशुओं को पालकर उनसे भोजन तथा अन्य कार्य लिए जाते हैं। पशुधन से प्राप्त उत्पादकों को व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करने के लिए नवीनतम तकनीकें प्रयुक्त हो रही हैं। पशुओं को उचित खुराक व प्रबंध पर भारी धन खर्च होता है जिससे अधिकतम प्रतिफल मिल सके, परंतु विश्व के कई ऐसे भाग हैं जहां पशु आहार व प्रबंधन उचित नहीं है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन एनिमल ऑल्सो। बढ़ती जनसंख्या का दबाव पशुधन पर भी पड़ रहा है। पशु उत्पादकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक इन उत्पादकों की वृद्धि पर कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने पशुओं पर गहन शोध किया है। वे कई क्षेत्रों में सफल भी हुए हैं, जैसे अधिक ऊन के लिए उन्नत किस्म की भेड़ों का पालन, क्लॉन निर्माण कर पशुओं का कृत्रिम प्रजनन। नवीन शोध में उच्च अर्थ वाली नस्लों का प्रोत्साहित किया जाता है। इससे जैविक विविधता प्रभावित होती है। अब हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस इन एरिया। उद्योग का संबंध किसी क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाओं से है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज आर कंबाइंड द प्रोड्यूस गुड गुड्स एंड सर्विसेज। जो वस्तुओं का उत्पादन तो पहले ही भी होता था, परंतु अधिक मात्रा में उत्पादन औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ। अधिक मात्रा में उत्पादन तथा तभी संभव है जब वस्तुएं मशीनों द्वारा उत्पन्न हो, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग हो और कार्य कुशल जनशक्ति का उपलब्ध हो। प्रत्येक उद्योग में निवेश तथा उत्पादन होता है। निवेश में कच्चा माल, मशीनें, प्रौद्योगिक पूंजी, श्रम आदि आते हैं। उत्पादन में अंतिम उत्पाद या तैयार वस्तुएं आती है। जब एक उद्योग का अंतिम उत्पाद किसी अन्य उद्योग में प्रयुक्त होता है तो उसे उत्पादित सामान कहा जाता है। उद्योग के अव्यय अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री। पहला है कैपिटल, पूंजी। प्रत्येक उद्योग को दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। एवरी इंडस्ट्री नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। एक तो जो फाइनेंस अर्थात जो पैसे होते हैं भूमि, और एक भौतिक जो फिजिकल होता है। भौतिक पूंजी भवन, मशीनें आदि हैं तथा आर्थिक पूंजी बैंकों या अन्य संस्थाओं से ऋण लिया जाता है। अर्थात कि जो physical capital is building machinery etc, and the financial capital is obtained or borrow from bank or other industry. Second है raw material अर्थात कि जो कच्चा माल होता है वह। Most of industry rely on the raw material provided by natural resources, जो कि प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त होता है। Third है technology. Today the technology advancement have led to tremendous industry growth. वर्तमान में प्रौद्योगिकी के विकास से अत्यधिक औद्योगिक निर्माण हुआ है। पुनः चक्रित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनता समाज व संस्कृति को बदल सकती है। एंड फोर्थ है जो लेबर, मजदूर। लेबर रिफर्स टू द वर्क फोर्स। लेबर यूनियंस आर फॉर्म्ड हु नेगोटिएट देयर वेज एंड वर्क विद द ओनर। श्रम का संबंध कार्मिक शक्ति से है। श्रमिकों के समूह बनाए जाते हैं जो अपने कार्य को मालिकों के साथ निर्धारित करते हैं। अब है कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो वस्तु है उनका निर्माण, उसको मतलब तीन उसकी प्रोसेस है: असेंबली, अल्टरेशन एंड एक्सट्रेशन। संयोजन, परिवर्तन और निष्कर्षण। इन्हें मतलब जो वस्तु निर्माण है मैन्युफैक्चरिंग, उसको थ्री उसमें प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है असेंबली, अल्टरेशन एंड एक्सट्रेशन। अब असेंबली इज द combination of part to make the final product. For example, a bicycle is assembled by joining various parts like wheels, handle, sheet, chair etc. विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पादक तैयार करना ही संयोजन है। जैसे कि साइकिल के पहियों, हैंडल, सीट, चेन व अन्य भागों को जोड़कर उसे तैयार किया जाता है। सेकेंड है अल्टरेशन, परिवर्तन। परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे वृक्षों को चीरकर लकड़ी बनाना। लास्ट है एक्सट्रेशन, निष्कर्षण। निष्कर्षण में कच्चे माल में से एक या दो अवयव निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल कच्चे तेल से अलग किया जाता है। उपयुक्त जो बिसाइड दिस थ्री देयर आर अदर प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। उपरोक्त तीन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं द्वारा भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
प्रक्रियाएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग तक विभिन्न हो जाती हैं। नाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं का उत्पादन। Production of goods dates back to ancient time. There are many proof of early production like bricks used in the building, earthen post to store grains etc. वस्तुओं का उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। इस उत्पादन के कई प्रमाण मिले हैं, जैसे भवनों में प्रयुक्त ईंटें, अनाज, भंडारण वाले मिट्टी के पात्र आदि। ये सभी हाथों से बने रहते हैं। सभ्यता के विकास के साथ नवीन उत्पादन विधि भी विकसित हो गई है, जैसे कपड़ा उद्योग में विभिन्न स्रोतों के लिए किए गए तंतुओं से कपड़ा निर्मित होता है। कपास, पटसन, रेशम, ऊन आदि मुख्य तंतु स्रोत हैं। नायलॉन तथा पॉलिस्टर जैसे विविध विशेष कृत्रिम सामग्री का भी उपयोग तंतु स्रोत के रूप में किया जाता है। नाउ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। एग्जाम्पल, at national level the government has key role to play and the individual level the management board role is vital। अर्थात प्रत्येक स्तर पर योजना तथा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की भूमिका मुख्य होती है और व्यक्तिगत स्तर पर प्रबंधन बोर्ड की भूमिका भी महत्वपूर्ण कहलाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार किसी क्षेत्र में त्वरित औद्योगिकरण के लिए प्रणाली में छूट की नीति अपना सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रबंधन बोर्ड बाजार की प्रवृत्तियों तथा प्रतियोगिता के अनुसार योजना अपनाता है। मैनेजमेंट सुपरवाइजर मॉनिटर्स द ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रबंधन बोर्ड सकल उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करता है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो औद्योगिक अपशिष्ट है। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो सभी उद्योग हैं उनमें से मतलब जो कचरा वेस्टेज जो मिलता है, मैनी ऑफ विच आर हाइड्रोजन्स ऑल हाइड्रोज टू ऑल टाइप, जिनमें से कई जीवन के लिए खतरनाक अवशिष्ट हो सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, टैनिंग इंडस्ट्री, चर्म शोधन उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मतलब ये सभी जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से जो वेस्ट मटेरियल बाहर आता है वो हमारे मतलब जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो सबको मतलब पॉल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से मतलब हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और काफ़ी डिसीज जो होती हैं वो फैलती हैं। तो इनको मतलब जो सारी इंडस्ट्री के हैं समय भारी मात्रा में गैसीय तथा अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त सभी स्रोतों से अतिरिक्त कागज उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग आदि कई स्रोत से भी अपशिष्ट निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है, सारे वेस्टेज जो निकलते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका क्या प्रबंध, सरकारों द्वारा इसका क्या प्रबंध किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अधिकतर भागों में जो ये वेस्ट की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अवशिष्ट को से निपटने की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि अवशिष्ट का उचित निपटारा नहीं होता तो हमारे पर्यावरण को यह प्रभावित कर सकता है। यह वायु, जल तथा भूमि को प्रदूषित करता है और स्वास्थ्य के लिए कई खतरा पैदा कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, अर्थात कि ठोस अवशिष्ट का निपटारा कैसे किया जाए। रिसाइकलिंग, फर्स्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग, अर्थात कि पुनः उपयोग किया जाए। इट इज वेरी ओल्ड मेथड इन विच द वेस्ट मटेरियल आर मेड रिज्यूएबल, अर्थात कि यह प्राचीन विधि है जिससे अवशिष्ट वस्तुओं को उसका पुनः से उपयोग किया जाता है। ऑल द मेटल प्रोडक्ट कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट, जो भी सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बना सकते हैं। यह प्राचीन युग में भी होता था। प्लास्टिक की वस्तुओं को अवशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन सकती है। सीसा और कागज 100% पुनः उपयोग किया जा सकता है। ग्लास एंड पेपर आर इज 100% रिसाइक्लेबल, मतलब इनको फिर से उसको पुनः उपयोग किया जाता है। लैंडफिल, भूमि में दबाना, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट ऑन लैंड। यह भूमि पर अवशिष्ट के निपटारे का अत्यंत प्रचलित विधि है, क्योंकि इससे मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अवशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबाया जाता है।
बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी न पहुंच सके। इस तरह उसे लैंडफिल, उसे भूमि में दबाना भी एक अच्छी योजना है। कंपोस्टिंग अर्थात कि कूड़े से खाद बनाना। कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ decomposing soiled waste to make fertilizer. The waste has to be sorted so that only those things are selected that can be decomposed, like paper, wood, leaves, etc. Things like plastic, glass cannot be composted. इस प्रक्रिया में अपघटन द्वारा ठोस अवशिष्ट को उर्वरक में बदला जाता है। अवशिष्ट की छटाई की जाती है ताकि वही पदार्थ चुने जाएं जिन्हें अपघटित किया जा सके, जैसे कागज, लकड़ी, पत्ते आदि। प्लास्टिक जैसी वस्तुएं भी डिकम्पोज नहीं होती। अपशिष्ट को इस प्रकार की परतों में रखते हैं कि वह सुगमता से वायु संचार उसमें हो सके। थोड़ा पानी डाला जाता है ताकि अपघटन सुगम हो सके। कुछ दिन तक सामग्री या ढेर को ढक दिया जाता है। लगभग 3 सप्ताह के बाद इसे खाद के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। लास्ट है इंसेंसरेटर अर्थात कि जो भस्मक है। भस्मक में अवशिष्ट को जलाया जाता है ताकि इसका भार तथा आयतन कम हो जाए। इससे लगभग 90% अवशिष्ट नष्ट हो जाते हैं। परंपरागत भस्मक धुएं तथा राख से वायु प्रदूषित करते हैं, परंतु आधुनिक भस्मकों में छल्लीदार थैली, गीले मार्जकों आदि के द्वारा इससे प्रदूषण में नियंत्रणता मिलती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल। तरल अवशिष्ट का निपटारा किस तरह किया जाए। Waste water can bring harm to human environment. Therefore, it is important to treat the liquid waste in such a way that it cannot damage the environment. अवशिष्ट जल मानव पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, अतः यह आवश्यक है कि तरल अवशिष्ट का निपटारा इस ढंग से हो कि यह पर्यावरण को प्रभावित न कर सके। तरल अवशिष्ट के निपटारे के लिए सबसे पहले इसमें मिला ठोस कचरा हटाते हैं ताकि मशीनों को क्षति न पहुंच सके। फिर रेत, बजरी, कंकड़ जैसे ठोस अवयवों को नीचे बैठाने दिया जाता है। बाद में इन्हें अलग करके ठोस अवशिष्ट के रूप में भूमि के नीचे दबाया जा सकता है। फिर यह ठोस अवशिष्ट के निपटारे की किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब है गैसेज वेस्ट डिस्पोजल। गैसेज वेस्ट इज emitted mainly in the form of smoke. This smoke is generated from vehicular traffic and chimneys of factory. गैसीय अवशिष्ट मुख्यतः धुएं के रूप में निकलती है। यह धुआं वाहनों तथा उद्योगों की चिमनियों से उत्पन्न होता है। गैसीय अवशिष्ट का ठोस व तरल अवशिष्ट की तरह निपटारा करना सरल नहीं है, इसलिए निकलते ही गैसीय अवशिष्ट वायु में मिल जाते हैं। फिर भी गैसीय अवशिष्ट को कम करने के लिए ऊंची चिमनियां ऊंची होनी चाहिए ताकि निकलने वाला धुआं वायुमंडल के ऊपर न जा सके। टॉल स्मोक स्टैक, ऊंची चिमनियां। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टिक प्रिसिपिटेटर, विस्तृत वैद्युत अवक्षेपक। यह वायु में से प्रदूषक तत्व निकालने का उपकरण है। इसे फैक्ट्री या ताप संयंत्र की चिमनी या धुएं के निर्गमन बिंदु के मुंह पर लगाया जाता है। यह धुएं में सभी प्रकार की गंदगी को संग्रहित कर लेता है। यह एक महंगा उपकरण है, परंतु साधारण छल्लियों व अवक्षेपकों से बहुत अधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।